यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर। मिनी टेस्ट नंबर यहाँ पर जो रहेगा ये 9 नंबर है, ठीक है। मिनी टेस्ट यहाँ पर 9 रहेगा। और यहाँ से देखो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका, जैसे कि हम लोग ने बोला था कि करीब 4 पेपर सबके करेंगे, है ना। और यहाँ से पहले हम लोगों ने किया किसका, पॉलिटी का किया था, हाँ, और फिर किसका किया था, और किया था आपको ज्योग्राफी का, और यहाँ से अभी इकोनॉमिक का है, ठीक है। इकोनॉमिक यहाँ पर पेपर है। और हम लोग यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ पर इस पर न्यूज़ में थे, यहाँ पर 2025 से 26 के बीच में, राइट। और यहाँ से करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिस्टिक्स दोनों टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। सिलेबस मैंने आपको सामने मेंशन किया था फ्रंट पे, तो आप देख सकते थे उसको। यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आगे आते हैं। और देखो उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बात और, अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन करो तो डेली टारगेट जो मैं सुबह कराता हूँ उसको जरूर फॉलो करना है। आज मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस अभी समान विज्ञान और जो विज्ञान पर 2 किए, और साथ में आर्ट कल्चर, वहाँ से करीब 13 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है दोनों से। तो इतना डीप में टॉपिक में कवर करूँगा, एक एक चीज़ वहाँ पे आपको बताऊँगा। जो आपको छूट रहा है तो आप उसको कवर कर सकते हो, अगर आपने पढ़ लिया तो उसको रिवीजन कर सकते हो। तो एक तरह से पूरा आप फ्रेम आपको मिलेगा, पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सुबह मैं करा चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप से देखो मैंने हर सब्जेक्ट का यहाँ पर डेली टारगेट कवर कराए हैं, तो अभी कर सकते हो आप। आते क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 जीडीपी के संबंध में उसके आधार वर्ष संदर्भित करता है किसको। देखो जीडीपी के संदर्भ में आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष एक प्रतिनिधि वर्ष होता है जिसकी कीमतों का उपयोग करके हम वर्तमान उत्पादन का मूल्य निकालते हैं। इसे स्थिर मूल्य या कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है, ठीक है। उद्देश्य इसका होता है कि जो मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के जो प्रभाव होते हैं उसको हटाना। यदि हम केवल आज की कीमतें पर जीडीपी मापें तो यहाँ पर उत्पादन न बढ़ने पर केवल तभी कीमतें बढ़ने से जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी जब जो नॉमिनल जीडीपी है, आधार वर्ष होता है, इनकी मदद से हमें वास्तविक विकास के पता चलेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी। यहाँ से जो डी नहीं, सी यहाँ से करेक्ट है, डी गलत होगा, क्योंकि वह वर्ष की जिसकी कीमतों को वास्तविक जीडीपी की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है ना, ये होता है। और डी गलत है क्योंकि ये केवल आधार वर्ष वाले साल ही मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी के बराबर होती है, हर साल नहीं होती है, ठीक है। तो सी नंबर इसका करेक्ट है, इसका आधार वर्ष संदर्भित करता है सी नंबर स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी परिवार की व्यक्तिगत जो प्रयोज्य आय है ये ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किन को घटाया जाना आवश्यक होता है। सेकेंड का आंसर हो जाएगा, एक तो परिवार द्वारा किया गया शुद्ध जो ब्याज भुगतान है, निगम कर, ये भी, ठीक है, दोनों हो गए। और फर्मों द्वारा अर्जित यहाँ पर लाभ का अवितरित भाग हो गया। चौथा आपका हो जाएगा व्यक्तिगत कर और गैर कर भुगतान, चारों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें एक तो निगम कर है और परिवार से जो आय है ये है ना, ये भी इसका घटाना पड़ता है। निगम कर में जैसे कि कंपनियों के लाभ का सरकार, जो लाभ पर सरकार ले लेती है जिनसे क्या जनता तक वो नहीं पहुँच पाता है, ये निगम कर में हो जाएगा। फर्मों द्वारा अर्जित जो होता है ये क्या, इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये कंपनियों का लाभ वह हिस्सा होता है जो कंपनी पास भविष्य के लिए रख लेती हैं और शेयरधारकों को नहीं बांटती हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप से। और यहाँ पर शुद्ध ब्याज भुगतान, परिवारों द्वारा ऋण पर दिया गया ब्याज उनकी खर्च जो को आय को कम कर देता है। तो ये सब पॉइंट हो सकते हैं, इसके आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के बारे में विचार करना है। इसने या इससे जानकारी मिलती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रयोज्य वस्तुएं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि ये जो है एनडीआई ये बताता है ना, एनडीआई मतलब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, राइट, ये बताती है कि एक देश के पास वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग या बचत के लिए कुल कितनी अधिकतम राशि उपलब्ध है, ठीक है। सेकंड, इसमें शेष देश से प्राप्त अंतरण जैसे अनुदान राशि एवं उपहार शामिल होता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि राष्ट्रीय आय में केवल उत्पादन से जुड़ी आय होती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोज्य आय होती है इसमें हस्तांतरण भुगतान जो ट्रांसफर पेमेंट्स होता है, जैसे विदेशी से मिलने वाले उपहार, दान, सहायता, ये सब भी शामिल किए जाते हैं क्योंकि ये पैसा भी खर्च करने के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से किस से भारतीय जीडीपी के भाग के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा जीडीपी के भाग के रूप में किसे सम्मिलित किया जाएगा। करेक्ट आंसर ये भारत में परिचालित जर्मन कंपनी द्वारा अर्जित लाभ। बी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला यहाँ से क्या है,
गलत है, क्योंकि अमेरिका में काम कर रहे भारतीय की जो आय होती है अमेरिका की जीडीपी में जुड़ेगी, भारत में नहीं कि भारत की जीएनपी में जुड़ेगी, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है जापान में परिचालित भारतीय कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, ये भी गलत है, क्योंकि जापान में काम कर रही भारतीय कंपनी जापान की जीडीपी में योगदान दे रही है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जीडीपी का सिद्धांत क्या होता है, जीडीपी भौगोलिक सीमा जो होती है उस पर आधारित होती है और नागरिकता पर नहीं होती है। भारत की सीमा के भीतर जो भी उत्पादन होगा वो भारत की जीडीपी में ही होगा। ठीक है, यहाँ पर जीडीपी का सिद्धांत होता है। आंसर क्या है, केवल 2। क्वेश्चन 5 है, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हेतु बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर ये डी, अप्रत्यक्ष कर को घटाने और सब्सिडी को शामिल करने की, है ना। डी आंसर क्या होगा, 5वें का आंसर होगा। क्योंकि देखो बाजार मूल्य जो होता है, जो मार्केट जो प्राइस होता है, वही कीमत है जिस पर वस्तु बाजार में बिकती है, राइट। इसमें टैक्स जुड़ा होता है, टैक्स ऐड होता है, ठीक है, इंक्लूडेड होता है टैक्स, और सब्सिडी घटी होती है इसमें, राइट। कारक लागत क्या होता है, कारक लागत वो होता है वह वास्तविक लागत है जो उत्पादन साधनों में जैसे कि मजदूरी, किराया, लाभ, है ना, उस पर खर्च होती है, राइट। इसमें आप समीकरण बनाओगे तो क्या होगा, कारक लागत बराबर होता है बाजार का मूल्य शुद्ध अप्रत्यक्ष कर उसके, ठीक है। अर्थात जब हम बाजार से मूल्य से अप्रत्यक्ष कर या जीएसटी जो होता है एक तरह से उसको हटा देते हैं और राष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जो सब्सिडी है उसको वापस जोड़ देते हैं, तब हमको कारक लागत प्राप्त होती है। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपल सा, इनमें से कारक लागत को हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फिर से बताते हैं। जब हम बाजार मूल्य से अप्रत्यक्ष कर या जीएसटी को हटा देते हैं, घटा नहीं देते, हटाना, रिमूव करना, ठीक है, और उससे सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को वापस जोड़ देते हैं, तब हमें से कारक लागत प्राप्त हो जाती है। ये पॉइंट आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर क्या हुआ, 5वें का डी करेक्ट है आंसर। आगे आते क्वेश्चन 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है, जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीमतों की स्थिर समुच्चय आधार पर की जाएगी। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्योंकि मौद्रिक जीडीपी चालू वर्ष की कीमतों जो करंट प्राइसेस होते हैं उस पर होती है, जबकि पर वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष की कीमतों पर स्थित होती है। ये बात करेक्ट है। सेकेंड, किसी देश का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद सदैव उसके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि जो कथन कहता है कि मौद्रिक जीडीपी सदैव वास्तविक से अधिक होती है, ये गलत हो जाएगी। यदि देश में अपस्फीति डिफ्लेशन हो यानी कीमतें गिरने लगे तो वास्तविक जीडीपी मौद्रिक जीडीपी से अधिक हो सकती है। हालांकि सामान्यतः जो महंगाई के कारण मौद्रिक जीडीपी ज़्यादा दिखती है, पर सदैव शब्द इसे गलत बना देता है, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। आधारभूत मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन में उत्पादन कर सम्मिलित नहीं होता है और जिन्स पर उपलब्ध उत्पादन सब्सिडी समाविष्ट होती है। 7वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि आधारभूत मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन जो जीवीए है एट बेसिक प्राइसेस में उत्पादन कर जो होता है वो सम्मिलित होता है और उत्पादन सब्सिडी को घटाया जाता है, ठीक है। इसके कथन में अपोजिट बता रही बात ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका फार्मूला होता है आधारभूत मूल्य इक्वल कारक लागत प्लस उत्पादन कर माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला नोट कर लो। सेकेंड बात है, सेकेंड बात बोल रहे हैं बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन और उत्पाद दोनों कर सम्मिलित होते हैं तथा उत्पादन एवं उत्पाद सब्सिडी दोनों ही शामिल नहीं होती हैं। सेकंड गलत है, क्योंकि देखो बाजार मूल्यों में जीडीपी जो होती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, है ना, उसमें उत्पादन और उत्पाद कर जो होता है दोनों शामिल होते हैं, लेकिन इसमें उत्पादन और उत्पाद सब्सिडी को घटाया जाता है, ना कि पूरी तरह से शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। अब पॉइंट दोनों लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोनों गलत हैं, डी कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। ये किसी विशेष वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर निर्मित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होता है। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, करेक्ट है। सेकेंड बात है, वस्तु विनिमय जैसे गैर मौद्रिक जो विनिमय होती है इसको यहाँ पर जीडीपी के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि जीडीपी की गणना केवल मौद्रिक लेन देन पर करते हैं और गैर मौद्रिक विनिमय जैसे कि वस्तु विनिमय या घर में जो कि माँ के द्वारा दी गई कुछ सेवाएं हैं, है ना, उसमें तो यहाँ पर इसमें हो गई, इसका सटीक डेटा उपलब्ध न होने के कारण इसे जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं,
ठीक है, गैर मौद्रिक विनिमय में। तो सेकंड हो गया, क्या हो जाएगी, भी करेक्ट है, सही बोल रहे हैं, सम्मिलित नहीं करते हैं इसमें। तीसरा, जीडीपी में वृद्धि ये दर्शाती है कि देश के सभी निवासी अतीत की तुलना में आज बेहतर स्थिति में है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि जीडीपी वृद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि देश के हर निवासी बेहतर स्थिति में। ये बात गलत है। ये आय की असमानता को नहीं दर्शाता है, बल्कि देश की जो अधिकांश संपत्ति कुछ ही लोगों के पास केंद्रित है, तो जीडीपी बढ़ेगी लेकिन आम आदमी के पास खराब स्थिति रह सकती है। ये बात गलत हो जाएगी इसकी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा यहाँ से, 2 बात करेक्ट है, 8वें का सी सही आंसर है। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में विचार करने। एक फर्म की माल सूची इन्वेंट्री के संबंध में विचार करते हैं। इसमें अविकृत तैयार माल का स्टॉक सम्मिलित है, लेकिन कच्चा माल नहीं, जिससे यहाँ पर फर्म एक वर्ष से लेकर अगले वर्ष ले जा सकती है। पहला क्या होगा, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि किसी फर्म की माल सूची जो होती है इसमें केवल तैयार माल नहीं, बल्कि यहाँ पर कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल और अर्धनिर्मित माल भी शामिल होता है, जिसे फर्म में एक वर्ष से अगले वर्ष तक ले जा सकती है। पहला गलत। सेकेंड, एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची के मूल्य में वृद्धि को फर्म द्वारा किया गया निवेश व्यय माना जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड करेक्ट है, क्योंकि यदि साल के अंत में माल सूची के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसे अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय के रूप में माना जाता है। इसे स्टॉक में परिवर्तन भी कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित गद्यांश पर विचार करना है, देखते हैं इसको। व्यवसाय चक्र के उतार चढ़ाव के कारण होने के बजाय इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की संरचना में मूलभूत परिवर्तन के कारण होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी श्रम बाजार में कुछ कौशलों की आपूर्ति की मांग की जो बीच असंतुलन होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर गद्यांश में किसकी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, जो स्ट्रक्चरल यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, परिभाषा क्या होती है, ये बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था की संरचना बदल जाती है, चेंज हो जाती है, जैसे तकनीकी में बदलाव। ठीक है, कारण क्या होता है इसका, क्यों होती है, क्योंकि बाजार में उपलब्ध जो नौकरी होती है उसके लिए आवश्यक कौशल या स्किल जो होती है और श्रमिकों के लिए पास मौजूद जो कौशल के बीच असंतुलन हो जाता है ना, जैसे इन्होंने किया कुछ है वो मांग कुछ और रहे हैं, ऐसा ये मिसमैच हो रहा है ना। ये चक्री उतार चढ़ाव से नहीं बल्कि यहाँ पर दीर्घकालीन बदलाव से पैदा होती है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक जनसंख्या अनुपात का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर। देखो, श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो होता है WPR मतलब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, ये देश की कुल जनसंख्या में नियोजित या काम कर रहे जो व्यक्ति होते हैं उसका प्रतिशत को दर्शाता है। गणना इसे कैसे करते हैं, इसे आमतौर पर प्रति 1000 व्यक्तियों में गणना करके व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, कुल नियोजित व्यक्ति अपॉन कुल जनसंख्या इंटू 100 इंटू 1000। राइट, ये अनुपात इस बात का सूचक है कि अर्थव्यवस्था का कितना हिस्सा वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, जो श्रम बल होता है ये लेबर फोर्स की बात करता है, जबकि यहाँ पर WPR कुल जनसंख्या के संदर्भ में होती है। तो ये बात आप नोट कर लो पॉइंट। आगे क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, श्रम बल का अनियतीकरण संदर्भित करता है किससे। देखो, श्रम बल का जो अनियतीकरण है ये किसे संदर्भित करता है ना, कॉस्टलाइजेशन ऑफ लेबर। देखो यहाँ पर अनियतीकरण जो है इसका अर्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था में पक्के या नियमित रोजगार कम होना। ठीक है, या कम हो रहे हैं और कच्चे या दिहाड़ी वाले काम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसे ही बोलते हैं अनियतीकरण का अर्थ है ना, या कॉस्टलाइजेशन ऑफ लेबर बोल सकते हो इसको। इसमें क्या होता है, नियमित रोजगार जहाँ कर्मचारी को सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, छुट्टियाँ, नौकरियाँ ये सब मिलता है, वो आपका हो गया नियमित रोजगार। और अनियतीकरण या रोजगार मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो अनियत होता है वो क्या होता है, अनियत मतलब होता है रोजगार जहाँ व्यक्ति को काम के आधार पर पैसे मिलते हैं और कोई लिखित अनुबंध वहाँ पर नहीं होता है, ना ही कोई भविष्य की सुरक्षा होती है। ठीक है, जैसे कि लेबर जो काम करते हैं ना, इन सब में कोई यहाँ पर लिखित सुरक्षा इसमें नहीं होती है, ना ही आगे का कुछ भविष्य में होगा कि काम होगा या नहीं होगा, है ना, तो कुछ लिखित नहीं होता है इसमें। कारण क्या होता है, क्योंकि कंपनियाँ खर्च घटाने और मंदी के समय आसानी से छटनी करने के लिए इनको बजाय ठेके पर काम देना पसंद करती है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 12वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में अंतरण अदायगी संदर्भित करता है किसको। आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर
ऐसी प्राप्तियों को जो वर्तमान या भविष्य के लिए इनके बदले बिना भुगतान की बाध्यता को प्राप्त होती है। ठीक है, देखो इसका आंसर होगा अंतरण। अंतरण जो अदायगी होती है, ट्रांसफर जो पेमेंट्स होती है, ये ऐसी प्राप्ति जो वर्तमान में, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, इसे एक तरफा भुगतान भी कहते हैं, याद रख लो। एक सिंपल सा पॉइंट बोल सकते हो कि इसे एक तरफा भुगतान भी कहा जाता है। ये यहाँ पर ये वह पैसा है जो यहाँ पर बिना किसी सेवा या वस्तु के बदले में मिलता है। उदाहरण के लिए मान सकते हो जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता या पर सरकार द्वारा दी जाने वाली कुछ सब्सिडियाँ, ये सब यहाँ पर नोट कर सकते हो 30 नंबर क्वेश्चन में। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि जैसे कि इसमें जो इसके बदले में कोई उत्पादन नहीं होता इसमें, और इसलिए इसे राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें जो इसके बदले में कोई उत्पादन इसका नहीं करते, इसलिए राष्ट्रीय आय में गणना इसकी नहीं करते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 13 का आंसर ये करेक्ट है। आगे आते हैं 14, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 है भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। कौन सा होगा? 1991 में सुधारों के बाद से भारत की जीडीपी समृद्धि दर सदैव रोजगार वृद्धि के समानुपाती रही है। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि 1991 के बाद भारत ने रोजगारहीन समृद्धि का अनुभव किया है। जीडीपी तो यहाँ पर तेजी से बढ़ रही, लेकिन रोजगार उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। पहला गलत है। सेकंड, रोजगार वृद्धि किस दर सदैव जीडीपी समृद्धि दर से कम रहती है? सेकंड गलत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऐसी दौर पर रहे जो यहाँ पर तकनीकी सुधार के कारण जीडीपी बढ़ी है, पर रोजगार वृद्धि दर काफ़ी धीमी रही है। लेकिन सदैव इसे ये बात गलत मानता है, सदैव नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? दोनों गलत है, डी। क्वेश्चन 15, सामान्य स्थिति में बेरोजगारी की गणना निम्नलिखित में से किस अवधि में संदर्भित की जाती है? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर, ये 1 वर्ष। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में NSS जो होता है, राइट, इसमें इसको मापने के लिए 3 तरीके अपनाता है। एक तो सामान्य स्थिति, इसका मतलब है कि पिछले 365 या 1 वर्ष में दौरान व्यक्ति का यहाँ पर मुख्य कार्य क्या था। यदि वह वर्ष के अधिकांश समय इसे नहीं कर पाया तो उसे सामान्य स्थिति बेरोजगार माना जाता है। आंसर यहाँ से 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16, महिला कार्य सहभागिता को बेहतर बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सहायक होगी? इसमें से कौन सी पहल सहायक होगी? आंसर हो जाएगा 16 का। एक तो पहला, देश के सभी जिलों में एक वन स्टॉप केंद्रों की स्थापना करना। ठीक है, सेकेंड बात, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का कार्यक्रम करना। ये भी बात यहाँ से सही है, वन स्टॉप वन सेंटर। ठीक है, और अगला है दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAYNRLM। ये स्वयं सहायता समूह को लेकर के महिलाओं के लिए हुनर काम देगा। और राष्ट्रीय महिला कोष, ये भी यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पर महिला को सूक्ष्म वित्त और फाइनेंस को उपलब्ध कराना। 1 2 3 4 सभी यहाँ से करेक्ट है, आंसर ए। 17, श्रम शक्ति का एक भाग या तो कार्य के बिना रह जाता है या इस प्रकार निरर्थक ढंग से कार्य कर रहा होता है कि श्रमिक उत्पादकता अनिवार्य रूप से शून्य होती है। ये स्थिति निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करती है? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये छिपी हुई बेरोजगारी है। कैसी है छिपी? क्योंकि यहाँ पर यह भारत की कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। इस स्थिति में जब किसी काम की में ज़रूरत 11 लोग यहाँ पर लगे होते हैं, तो मान लीजिए कि एक खेत में 2 लोग की जरूरत है, वहाँ पर घर के 5 लोग काम पे 3 लोग को हटा दिया जाए तो यहाँ पर तो भी पैदावार कम नहीं होगी, सेम ही है ना। तो यहाँ से अलग अगर कर लेते हैं तो अलग पैसा कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसी में तो यहाँ पर छिपी बेरोजगारी एक तरह से बता रहे हो, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट देख सकते हो। आंसर क्या होगा? 17 का ए करेक्ट आंसर है। और शून्य उत्पादकता क्या होती है? शून्य उत्पादकता इसका मतलब होता है कि उन अतिरिक्त 3 लोगों ने मेहनत की कुल उत्पादन में कोई योगदान नहीं दिया है, ये आपका शून्य उत्पादकता में हो जाता है। 18 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर ये। एक तो भारतीय कंपनी में स्वामित्व वाली भारत की जो विनिर्मित कार है, एक की बिक्री। ठीक है, पहले यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारत में कंपनी जो है भारतीय कंपनी और भारत में बनी जीडीपी में शामिल होगी। कार भी जो है भारतीय कंपनी पर ब्रिटेन में बनी है, ये भारत की जीडीपी नहीं बल्कि यहाँ पर जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का हिस्सा होगी। एक कार सी है विदेशी कोरियाई, है ना, इसमें कंपनी विदेशी कोरियाई कंपनी है, ये भारत में बनी है। चूँकि यह भारत की ज़मीन पर बनी इसलिए ये भारत की जीडीपी में शामिल होगी। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा आंसर गलत होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर भारतीय कंपनी ब्रिटेन में बनी है और ये भारत की जीडीपी नहीं होगी बल्कि यहाँ पर जीएनपी में शामिल होगी। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 डी। क्वेश्चन 19 नंबर है, सकल घरेलू उत्पाद का उच्च स्तर किसी देश के लोगों की आधिकारिक भलाई
का सूचकांक नहीं बनाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होगा? आंसर हो जाएगा 19 का। एक तो आपका जीडीपी का वितरण एक समान नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में कई गतिविधियों को मौद्रिक संदर्भ में मूल्यांकित नहीं कर सकते हो, और जीडीपी में स्वाभाविक रूप से नकारात्मक भिन्नताओं को ध्यान नहीं रखा जाता है। तीनों बातें सही, लेकिन दूसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जीडीपी में समृद्धि प्रत्यक्ष करों में वृद्धि होती है, ये बात गलत होगी, ठीक है। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि नहीं होती है। आंसर क्या होगा? 19 का आंसर हो जाएगा आपका 134 सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व निम्न से कौन करता है? करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा कारक लागत पर निवल, जो कारक लागत पर निवल जो राष्ट्रीय उत्पाद है, ये इसका आंसर होगा NNPFC, ठीक है, ये आंसर होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं NNPFC, ठीक है। कारक लागत जो होता है ये फैक्टर कॉस्ट, इसमें वस्तु के उत्पादन में लगे जो साधन है, जैसे भूमि, श्रम पूंजी, इसकी लागत शामिल होती है, ना कि बाजार में लगने वाला टैक्स। निवल क्या होता है? नेट, इसमें से घिसावट को घटा दिया जाता है ना, ताकि यहाँ पर वास्तविक मूल्य को पता चल सके कितना है। आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। 21 देखते हैं। 21 यहाँ से देश एक्स और जीडीपी की उसकी जीएनपी से कम है, दिए गए कथनों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर निबंध प्रस्तुत करेगा? 21 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि एक्स देश के बाहर घरेलू कंपनियों द्वारा अर्जित आय विदेशी कंपनियों द्वारा एक्स के भीतर अर्जित आय से अधिक होगी। बी अधिक है, बी सही आंसर है यहाँ से 21 का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी बराबर जीडीपी, है ना ये, और जीएनपी जीडीपी से बड़ा है, इसका मतलब है कि देश में नागरिकों ने विदेशों से जमा पैसा कमाया है, ठीक है, और उस पर पैसे ज़्यादा हैं, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं जो यहाँ पर विदेशों से हमारे लोग देश में कमा कर ले गए हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। और घरेलू कंपनियों द्वारा विदेश में अर्जित आय विदेशी कंपनियों द्वारा देश के भीतर अर्जित आय होती है। 22 नंबर है, 22 नंबर क्वेश्चन। व्यय दृष्टिकोण के माध्यम से भारत की जीडीपी की गणना में निजी अंतिम उपभोग व्यय का उपयोग किया जाता है। पीएफसीई में अंतिम उपभोग व्यय सम्मिलित है, कौन सा? आंसर हो जाएगा ये परिवारों के परिवारों की जो सेवा करने वाली गैर लाभकारी संस्थाएं उसके द्वारा किया गया व्यय। बी आंसर होगा 22वें का, क्योंकि व्यय जो विधि होती है ये निकालते समय पीएफसीई, है ना, पीएफसीई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो परिवारों को अपनी जरूरतें, खाना, कपड़े, सेवाएं, किए गए खर्च, और दूसरा गैर लाभकारी संस्थाएं जैसे कि एनजीओ, परिवारों को मुफ्त यहाँ पर कम या दान में दी गई सेवाएं, ठीक है, और व्यावसायिक जो इकाइयाँ होती है इसमें खर्च इसमें शामिल नहीं होता है, इसमें निवेश माना जाता है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है 22 का। 23 नंबर है, 23। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक के बारे में विचार करना है, कौन सा मानदंड सम्मिलित है? इसमें जो सम्मिलित है मानदंड वो जाएगा, एक तो पहला प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, उसके बाद अगला हो जाएगा यहाँ से स्कूली शिक्षा अनुमानित वर्ष, और एक हो जाएगा आपका स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर, ये बात गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 24। निम्नलिखित पर विचार करना है। उत्पाद कर और सब्सिडियां उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती हैं। पहली बात, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उत्पादन में कर, सब्सिडी, जो प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस सब्सिडी होती है, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे कि भूमि राजस्व, लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प शुल्क या लाइसेंस फीस, है ना, तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, उत्पादन कर सब्सिडियों को भुगतान या प्राप्ति की इकाई ये उत्पाद के आधार पर की जाती हैं। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि उत्पाद कर या सब्सिडी जो होती है ये प्रति इकाई जो चुकाए जाते हैं, जैसे जीएसटी, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, जितना ज़्यादा सामान बेचेंगे और उतना बनाएंगे उतना टैक्स ज़्यादा देना होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1, 2 करेक्ट है, क्योंकि जितना जैसे कि मान लो मैंने 10 बोतल बेची, हमारे पास प्लास्टिक की 10 बोतल हैं, फ्रिज वाली, एक बोतल 100 रुपये की पैकेट है, ठीक है। मान लो मैंने 1 बोतल बेची पैकेट, तो मुझे 10 रुपये जीएसटी देना है। 10 बोतल बेचेंगे तो मुझे 100 रुपये देना, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें बेचेंगे उतना ज़्यादा जीएसटी मुझे देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 25 है, पूछे जो एक विद्या वाचस्पति पीएचडी अध्येता है, सरकारी स्कूल में लिपिक के रूप में कार्य करती है, ठीक है, लेकिन 6 महीने तक कार्य करने के बाद उसे लगा कि ये काम उसके लिए उपयुक्त नहीं है, उसने अपना नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर उसने सहायक प्राध्यापक के पद पर आवेदन यहाँ पर पत्र भरा, और जिसकी परीक्षा अगली माह आयोजित की जानी थी। उपयुक्त विद्यार्थी पूजा किस प्रकार की बेरोजगारी का सामना कर रही है? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर, ये सामना कर रही है इसका।
आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 और 3 इसमें होना चाहिए, है ना। 2 और 3 जैसे कि घर्षणात्मक बेरोजगारी और यहाँ पर अर्ध बेरोजगारी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वह स्वेच्छा से बदल रही है और अपने योग्यता का काम कर रही थी। तो यहाँ से क्या होगा, 2 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक तो यहाँ पर प्रदर्श वो घर्षण कर बेरोजगारी, है ना, और एक आपका अर्ध बेरोजगारी, दोनों हो जाएंगे इसमें। आंसर क्या होगा, 2, 3 सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत में श्रम बल भागीदार का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर। ये कार्यशील आयु की कुल जनसंख्या से विभाजित श्रम बल कार्य करने की कार्य जो तलाश में जनसंख्या होती है उसका परसेंटेज। 26 का क्या होगा, सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष की आयु कुल जनसंख्या में उन लोगों को प्रतिशत है जो या तो नियोजित एम्प्लॉय हैं या सक्रिय रूप से काम खोज रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। आंसर क्या होगा 26 का सी। 27 है, आणविक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया जाता है किसके द्वारा। PLFS भारत में बेरोजगारी और सूचकांक जो रोजगार आंकड़े एकत्र करने का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम जो मंत्रालय है, कार्यान्वयन मंत्रालय, उसके तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। डी यहाँ से आंसर होगा। 28 है, नियत अवधि नियोजन के संबंध में विचार करना है। इस प्रणाली में भुगतान निश्चित नहीं होता है। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। इस प्रणाली में भुगतान और लाभ नियमित कर्मचारी समान ही होते हैं और अनुबंध की अवधि के दौरान इसमें मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता, ये गलत हो जाएगा। इस प्रणाली में कर्मचारी का नाम कंपनी के रजिस्टर भुगतान में नहीं होता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि इन कर्मचारी का नाम कंपनी के आधिकारिक भुगतान रजिस्टर पर होना अनिवार्य है ताकि उन्हें वैधानिक लाभ जैसे PF ग्रेच्युटी मिल सके। दोनों बातें गलत है। आंसर 28 का डी। 29 मांग की आय लोच के संबंध में विचार करना है। समान वस्तुओं में मांग की आय लोच धनात्मक होती है, पहली बात। 29 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नॉर्मल जो गुड्स होती है, समान वस्तुएं, जब आय बढ़ती है तो इनकी मांग भी बढ़ेगी, इसलिए लोच क्या होता है, धनात्मक हो जाता है, पहला सही है। सेकेंड, निकृष्ट वस्तुओं की मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है, सेकेंड करेक्ट है, क्योंकि आय बढ़ने पर लोग इन्हें छोड़कर बेहतर वस्तुएं खरीदने लगते हैं, ठीक है। जैसे मोटा अनाज चावल छोड़कर चना, मतलब मोटा अनाज जो है छोड़कर चावल लेना, है ना, अतः इनकी मांग घटती है तो लोच हमारी ऋणात्मक हो जाती है। तो सेकंड बात सही है। ओनली 2 करेक्ट है ना। और पहला क्या था, पहला भी सही, दूसरा भी सही है, आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन 30 है, आर्थिक गतिविधियां में वस्तुएं और सेवाओं में उत्पादन हेतु उपयोग किए जाने वाला उत्पादन के कारक निम्नलिखित में से कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। एक तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, सभी आंसर को, क्योंकि भूमि जो होती है ये प्राकृतिक संसाधन है, श्रम शारीरिक या मानसिक प्रयास होगा, ठीक है। पूंजी क्या होती है, मशीनें और औजार, पैसा, और उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता आपकी जोखिम उठाकर तीनों कारकों में संयोजित करने का कौशल। चारों बातें करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3, 4 डी। 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कौन सा वेबलिन वस्तुओं का उपयुक्त वर्णन करता है। वेबलिन वस्तुएं होती क्या है, देखो, समान आर्थिक सिद्धांत मांग का नियम कहता है कि कीमतें बढ़ने पर मांग घटती है, इसलिए वेबलिन वस्तुएं इसका अपवाद हैं। ये विलासिता की वस्तुएं जैसे रॉयस, हीरे, डिजाइनर बैग, ये सब होते हैं। इनकी मांग इसलिए बढ़ती है क्योंकि इनकी ऊंचाई कीमत इन्हें स्टेट सिंबल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो ये सस्ती हो जाती हैं तो अमीर लोग इन्हें खरीदना कम कर देंगे क्योंकि ये विशिष्ट नहीं होंगी, है ना, क्योंकि फिर ये विशिष्ट या फिर एक्सक्लूसिव नहीं रहेंगी, राइट। तो आंसर क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 32 निम्नलिखित में से किस मामले में किसी उत्पाद की कारक लागत उसके बाजार मूल्य से अधिक होगी। आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर बी। जब सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष करों से अधिक होती हैं तब, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये सब्सिडी अप्रत्यक्ष करों से अधिक हो जाए तो बाजार मूल्य कारक लागत से कम हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार 100 रुपये की चीज़ पर 30 रुपये सब्सिडी देती है और टैक्स 10 रुपये लेती है तो वह चीज़ बाजार में 80 रुपये की मिलेगी, जो मूल्य लागत 100 रुपये से कम है। बी आंसर होगा। 33 है, यह आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न समग्र बेरोजगारी का घटक है। ये तब उत्पन्न होता है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग संपूर्ण रोजगार का समर्थन नहीं कर पाती है। इसमें मंदी के दौरान वृद्धि और आर्थिक विस्तार के दौरान कमी होती है। ये परिच्छेद बेरोजगारी के किस प्रकार का वर्णन कर रहा है। आंसर हो जाएगा 33 का, ये बात कर रहा है चक्री। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो कुल मांग जो होती है ये गिर जाती है और मांग गिरने से कंपनियां उत्पादन कम कर देती हैं और कर्मचारी की नौकरी से निकाल देती हैं। जैसे ही अर्थव्यवस्था फिर से बढ़ती है और ये नौकरियां वापस आ जाती हैं। 34 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। श्रीमान ए कनाडा में कार्यरत भारतीय नागरिक हैं और प्रति वर्ष 70 लाख रुपए अर्जित कर रहे हैं। इसे भारत में अपने अभिभावक से प्रेरित करते हैं। पहला 34 का जो स्टेटमेंट है ये बोला है किसमें से टोटल जो स्टेटमेंट है तीनों, इसमें से कौन भारत की जीएनपी में योगदान देता है। जी को जीएनपी में योगदान ये कौन देता है, ये सभी जीएनपी में योगदान दे रहे हैं, है ना। जिसमें से ये दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत छोड़ के बाकी 1 और 3 योगदान दे रहे हैं। क्योंकि दूसरा क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बी भारत में कार्यरत है और संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष 20 लाख रुपए प्रेषित करता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये नहीं होगा, राइट। ये क्या होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये अमेरिकी नागरिक है और भारत में कमा रहा है और ये भारत की जीडीपी में जोड़ेगा, लेकिन जीएनपी नहीं होगा वो। ये मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ स्टेटमेंट। बाकी जीएनपी क्या होगा आप जानते हो, ठीक है। तो 1 और 3 करेक्ट है, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से कौन से अंतरण अदायगी का भाग है। अंतरण अदायगी के भाग में से कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। यहाँ से एक तो पहला बेरोजगारी भत्ता और एक आपका वृद्धावस्था पेंशन। सब्सिडी इसमें नहीं होगी क्योंकि सब्सिडी उत्पादन की लागत कम करने के लिए दी जाती है। इसे आमतौर पर शुद्ध अंतरण नहीं माना बल्कि यहाँ पर मूल समर्थन माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट लिख सकते हो कि यहाँ पर कुछ आर्थिक संबंध में सब्सिडी को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि लोन जो शुद्ध अंतरण अदायगी उसमें 1 और 3 सबसे सही बात स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन 36 है, 36 नंबर है, घर्षणात्मक बेरोजगारी के संबंध में विचार करना है। ये श्रमिकों द्वारा एक नौकरी से दूसरी नौकरी में परिवर्तन करने के संक्रमण काल के उत्पन्न बेरोजगारियों की। पहला 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि ये तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश में होता है और ये एक अस्थायी संक्रमण काल होता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी मंदी के दौरान कम हो जाती है, ये बात गलत है क्योंकि मंदी के दौरान ये कम नहीं होती बल्कि इससे बढ़ती है क्योंकि नई नौकरियां मिलना मुश्किल हो जाता है मंदी में, है ना। तो क्या होगा, बढ़ेगी घर्षणात्मक। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर जो मंदी आती है इसमें से कौन सी बेरोजगारी बढ़ेगी, तो कौन सी होगी, घर्षणात्मक बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, याद रखना है। घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है ये एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का हिस्सा मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन से जो बेरोजगारी है ये स्वस्थ अर्थव्यवस्था का हिस्सा मानी जाती है ना। क्वेश्चन सरल है लेकिन कठिन बना देगा अगर हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे तो। जहाँ लोग स्वेच्छा से बेहतर और अच्छे तलाश करते हैं इसकी, तो ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। आगे आते हैं, ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 यह 37 है, श्रीमान एक्स राजधानी एक्सप्रेस का प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदकर भारत के भीतर शहर ए से बी की ओर यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन से उतरने के बाद वे हमेशा सभी के लिए खुले रहने वाले समीपस्थ सार्वजनिक उद्यान के लिए यहाँ पर स्थानिक टैक्सी के लिए किराए पर लेते हैं। वे भोर में सुंदर दृश्य की पेंटिंग आरंभ करना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें श्रीमान एक्स द्वारा दी गई सार्वजनिक वस्तु का रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखो, रेलवे को तो सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते क्योंकि रेलवे के लिए आपको यहाँ पर टिकट खरीदना पड़ेगा, है ना। जो पैसा नहीं देता है उसे बाहर रखा जाएगा। सेकंड, स्थानीय टैक्सी, वो भी क्या है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर पैसा दोगे तो ही आपको किराया दे, वो सेवाएं देगी। जो सार्वजनिक उद्यान है सिर्फ ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई पैसा नहीं देना है, आप यहाँ पर कितने भी लोग बैठो, है ना। ये तो आंसर क्या हुआ, 3। क्वेश्चन 38 है, किसी देश की सरकार निम्नलिखित में से किस तंत्र के माध्यम से अपने आय वितरण कार्य का निष्पादन करती है। आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये एक तो कर आरोपित जो टैक्सेस है ये सरकार अमीरों पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है ताकि यहाँ पर ज़्यादा आय वाले से ज़्यादा कर मिले, सही है। सेकेंड, अंतरण भुगतान द्वारा, इससे क्या होता है, टैक्स से मिले जो पैसे हैं वो सरकार सब्सिडी, छात्रवृत्ति या पेंशन के रूप में जरूरतमंदों को देती है। दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण द्वारा, तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यह काम आरबीआई का है और इसका उद्देश्य महंगाई रोकना ना कि सीधे आय बांटना, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ये सही होगा। क्वेश्चन 39 नंबर 39, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, चालू साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण, चालू दैनिक स्थिति दृष्टिकोण का उपयोग मापन किया था किसमें। आंसर हो जाएगा 39वें का करेक्ट आंसर, ये मापन किया था। जो आंसर हो जाएगा 39वें का करेक्ट आंसर, ये करते हैं सही आंसर इसका होगा 39वें का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, बेरोजगारी के
ठीक है। मापन की जो पद्धतियाँ होती है उसमें भारत की जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, ये जो परिदृश्य सर्वेक्षण है, इसका कार्यालय बेरोजगारी मापने के लिए यहाँ पर जो 3 मुख्य दृष्टिकोण का उपयोग करता है। एक तो सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, चालू साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण और चालू दैनिक दृष्टि स्थिति, है ना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका, ये बेरोजगारी के, इसका सही आंसर होगा ए, बी नंबर, ठीक है, 39 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 40 नंबर, 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को श्रम बल की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर, ये 40 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये निम्नलिखित किस प्रकार बेरोजगारी श्रम बल की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, सीमांत शून्य हो जाती है, तो इसे आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 40 का, आपका 40 का आंसर यहाँ से जो होगा ये हो जाएगा बी, तो होगा नहीं, 40 का ए हो जाएगा परछन बेरोजगारी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर परछन बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग काम करने पर लगे होते हैं और इनमें कुछ लोगों का काम से हटा दिया जाता है और कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर श्रम सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है और वह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। जैसा अभी मैंने कृषि का एग्जाम्पल भी आपको दिया था ऊपर, ठीक है। 40 का ए करेक्ट है। 41 आते हैं, इसे बोला यदि हम अन्य आगतों को स्थिर रखते हुए एक आगत को उपयोग को बढ़ाते हैं तो अंततः वह इस बिंदु हो जाता है जहां इसके अतिरिक्त उत्पादन में गिरावट आने लगती है। ये गद्यांश निम्नलिखित में से किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन कर रहा है। आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर, ये ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम है, ठीक है। क्योंकि ये नियम बताता है कि यदि अन्य सभी कारक जो होते हैं ये इसको स्थिर रखकर किसी एक परिवर्तन या परिवर्तनीय कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक निश्चित बिंदु के पास प्राप्त होते हैं और उससे अतिरिक्त उत्पादन घटने लगता है। आंसर ए करेक्ट होगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है ये टिकाऊ प्रकृति वाली जो होती है, ठीक है, ये टिकाऊ प्रकृति वाली अंतिम वस्तुएं, इनके द्वारा अन्य वस्तुओं का उत्पादन संभव है लेकिन ये स्वयं उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होती है। इनकी क्रमशः टूट फूट होती रहती है, ठीक है, और अतः समय समय पर इनकी मरम्मत की जाती है अथवा कालांतर में इन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये परीक्षित निम्नलिखित में से किसका वर्णन कर रहा है। ये वर्णन कर रहा है करेक्ट आंसर पूंजीगत वस्तुएं की, क्योंकि जो पूंजीगत वस्तुएं होती है इनके उत्पादन में सहायक होती हैं, इनकी टिकाऊ की प्रकृति होती है और ये कोई स्वरूप परिवर्तन नहीं करती हैं और मूल्य ह्रास में होता है। तो यहाँ से आंसर किसकी होगा, ये हो जाएगा पूंजीगत वस्तुएं, बी। आगे आते हैं क्वेश्चन 43। 43 है, 43 में बोला है भारत में बेरोजगारी प्रतिरोध के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है ऐसे, ये 2/3 से अधिक कार्यबल प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा इसका ये गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट नहीं होगा, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत में कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा करीब 45 से 48% प्राथमिक क्षेत्र के रूप में संलग्न है और 2/3 करीब है। इसका आंकड़ा काफ़ी अधिक है जो स्वतंत्रता के बाद से करीब था, वर्तमान में नहीं है, ये गलत होगा। फर्स्ट सेकंड यहाँ से अधिकांश कार्यबल स्वरोजगार से संलग्न है, सही है। औपचारिक क्षेत्र में जो यहाँ पर वुमेन्स श्रमिक जो हैं उनका प्रतिनिधित्व औपचारिक रूप से तुलना में कम है, ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, जो यहाँ पर औपचारिक क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर में 2 दिन करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी 43 का। 44 है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक इंडेक्स जो है उसके बारे में विचार करना है। इसकी कार्य प्रणाली को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी को मापन विकास पहल द्वारा विकसित किया गया है। 44 पहला यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर वैश्विक एमपीआई को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल द्वारा मिलाकर 2010 से विकसित और जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 0 से 1 मान होता है और यहाँ पर निम्न मान उच्च बहुआयामी गरीबी को संदर्भित करता है। सेकंड बात गलत है क्योंकि एमपीआई का 0 से 1 के बीच होता है, लेकिन यहाँ पर 0 का अर्थ होता है शून्य गरीबी और 1 का अर्थ होता है पूर्ण गरीबी, अतः मान जितना अधिक होगा गरीबी उतनी ही अधिक होगी, ये बात याद रखना है। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत में 2005 में बहुआयामी गरीबी में लोगों का प्रतिशत निरंतर कम हो रहा है, तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, बी क्या होगा यहाँ से, इसका सही आंसर है 44 का। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सवैश्विक बहुआयामी निरंतर सूचकांक का संकेतक नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका संकेतक नहीं है अधिगम परिणाम, अधिगम परिणाम इसका नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 46 है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा विचार करना, इस पर देखते हैं।
वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एफसीआई की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में की गई थी, ना कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। सेकंड, ये किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन परिचालन को सुनिश्चित करता है। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि एफसीआई का मूल कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खाद्यान्न की खरीद करता है, जिससे किसानों के हितों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित होती है। सही है। तीसरा, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दायरे में कार्यरत है। तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर एफसीआई उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है, न कि कृषि मंत्रालय के अधीन। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। संधारणी विकास और यहाँ पर इसके लक्ष्य क्या है एसडीजी के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहला एसडीजी 2 भूखमरी को समाप्त करना, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, 0 हंगर। ठीक है। एसडीजी 4 लैंगिक समानता, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, लैंगिक समानता 5 में होगी। छठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, ये भी गलत है, यहाँ पर स्वच्छ जल क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन होगा, इसमें सम्मानजनक कार्य एसडीजी 8 में होता है। शुद्ध जल स्वच्छता, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 6 में था, है ना, तो दोनों गलत है। इससे पहला करेक्ट है इसका एक। 48 है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में विचार करना है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जितना अधिक होगा उतने ही अधिक स्तर पर एसडीजी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए होंगे। पहला 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस सूचकांक में 0 से 100 तक के बीच स्कोर होता है। इस स्कोर में जितना अधिक होगा राज्य का देश प्रदर्शन उतना बेहतर माना जाता है। सेकंड बात है, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में एसडीजी लक्ष्यों की निगरानी के लिए नीति आयोग इस इंडेक्स को जारी करता है। तीसरा, इसके प्रारंभ के बाद में भारत में समग्र स्कोर निरंतर सुधार हुआ है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि भारत का स्कोर निरंतर सुधार हुआ है। ठीक है, जो 66 से बढ़कर 71 हो गया। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। एक बात और यहाँ से याद रखना है, नीति आयोग जो यहाँ पर इसको जारी करता है, नीति आयोग इस बार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2015 में बना था, इसका 10 साल पूरा हो चुका है। यूपीएससी ने राष्ट्रीय क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है क्वेश्चन इस बार नीति आयोग पे क्वेश्चन घुमा के पूछे, तो जरूरी नहीं कि सीधा सीधा नीति आयोग को रख देगा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट आई है उनके हिसाब से पूछ सकता है। तो नीति आयोग एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ों को आपको यहाँ से पढ़ना है। मैं क्या करूँगा, ध्यान रखो आप कि जो नीति आयोग है इसको आप जितना भी डेटा होता है, जितना भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ बनाकर शेयर करूँगा। ठीक है, ध्यान रखना है, तो उसको आप कवर कर लोगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते रहो। मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, मैं आपको शेयर करता रहूँगा। वो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित पर विचार करना है। इनमें से कौन प्रवाह के उदाहरण है। 49 प्रवाह के एग्जाम्पल जो कौन कौन से, एक तो पहला निर्यात, ठीक है, और एक हो जाएगा चौथा मूल्यह्रास। किसी देश की जनसंख्या और सरकारी ऋण इसके प्रवाह के एग्जाम्पल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 और 4 करेक्ट है, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्टेटमेंट, इसका 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक वेचर होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। ठीक है, और जनसंख्या इस एक निश्चित तारीख जैसे जनगणना द्वारा मापा जाता है। सरकारी ऋण ये क्या होते हैं, ये किसी विशेष दिन सरकार द्वारा कुल बकाया राशि को देकर दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप याद कर लो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत में खाद्यान्न प्रबंधन के संबंध में विचार करना है। केंद्रीय भंडार में खाद्यान्नों का बफर मानदंड को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहला क्या होगा, 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यवार कवरेज को नीति आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, उपभोक्ता को खाद्यान्न वितरण का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और राज्यों को आवंटन के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि उपभोक्ता को खाद्यान्न का वास्तविक वितरण राज्य सरकारों द्वारा उचित दर पर दुकानों के माध्यम से किया जाता है, ना कि सीधे एफसीआई द्वारा। ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 50 का करेक्ट आंसर ए, आंसर सही होगा। तो इस टाइप से देखो मिनी टेस्ट यहाँ पर है विजन का, इसके आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, सुबह मैंने कराया हुआ डेली टारगेट में मैंने करंट अफेयर्स के 9 क्वेश्चन दिए, और वो टारगेट आपको जरूर फॉलो करना है। आपको चीज़ें देखना है क्या क्या पढ़ चुके हो, क्या क्या आपकी चीज़ें छूट रही हैं, उससे आपको चीज़ें कवर करनी है। और ठीक है, ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टारगेट को टेलीग्राम जाओ और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अपने टारगेट को अच्छा करो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप पूरे दिन में पढ़िए। क्या क्या देखो, आप अगर इतना टाइम देते हो, उतने टाइम अगर आप आउटपुट अगर इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हो, है ना। तो इस वजह से टारगेट को आप देखते रहो, आपको चीज़ें अपने हिसाब से करो। और भी मैं दे चुका हूँ, करीब आप यहाँ पर 61 टारगेट है डे, है ना।
और करीब 1 से लेकर 60 तक हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जितने हो चुके हैं या आपका छूट चुका है तो पहले का टारगेट आप देख करके अपने टॉपिक को लिस्ट कर सकते हो, है ना, उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप इसको फॉलो करते हो। राइट, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अभ्यास पेपर जो भी 2 हुआ है विजन का, उसका पार्ट 1 हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कल, वो भी देख सकते हो चैनल पर।